गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। पीछे मैं आपको गैमेटोजेनेसिस बता चुका हूँ और गैमेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द क्वाइटस sperm are released into यूटरस या सर्वाइकल कैनाल बोल सकते हो, ठीक है। और वहाँ से जो आपका स्पर्म होता है वो मूव करके जाता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं एम्पुलरी। क्या बोलते हैं? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ये जो आपका एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन होता है, जरा देखिए, ये हमारे पास एक साइड का स्ट्रक्चर हो गया किसका, फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है। और इसमें आपके ये हो गए एम्ब्रियोनिक लेयर कर रहा हूँ, इंडोमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम लेयर और पेरीमेट्रियम। यूट्रस की जो लेयर होती है, 3 लेयर जो होती है, वो आपकी ये 3 लेयर है। ये जो एरिया है, ये इस एरिया का जो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है। जो मैंने बोला एम्पुलरी और इस्थमिक जंक्शन होता है, वो जंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जहां पर अंदर की जो कैविटी होती है वो एक जगह पर क्या होती है, वाइडर होती है। अब होता क्या है कि जब यहां पर आपका ओवरी से ओवम रिलीज होता है, अगर यहां पर आपका ओवरी प्रेजेंट है और यहां से ओवम रिलीज होता है, तो इस ओवम को, ये क्या है आपका, ये है ओवम। तो इस ओवम को सबसे पहले कैच किसने किया, फिम्ब्रियाई ने। फिर कहां पर आपका आ गया ये इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम से ये आ कहां जाता है, यह जाता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। कहां जाएगा, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। ये आपका ओवम था, ये आपका क्या है, ओवम। और ये ओवम जब मूव करके इस जंक्शन में आ जाता है, तो नॉर्मली होता है क्या है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब की वॉल होती है, इसमें छोटे छोटे आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओवम का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, बोलोगे सिलरी मूवमेंट होता है। सिलिया इसकी हेल्प करता है। और यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होगा, जो पीछे की वॉल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और आगे की वॉल क्या होगी, रिलैक्स होगी, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करता है। फिम्ब्रियाई ने कैच किया, इनफंडिबुलम में आया और फिर कहाँ गया, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। नॉर्मली जब फिम्ब्रियाई इसको कैच करता है, तो कैच करने के बाद इस ओवम का साइज इस अंदर की जो कैनाल होती है उसके साइज के लगभग बराबर होता है, जिसकी वजह से वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये पीछे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होगा और आगे क्या होगा, रिलैक्स होगा। इस तरीके से आगे रिलैक्स होगा और पीछे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन और आगे की तरफ जो रिलैक्सेशन होता है, इस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट।
तो ओवम में कौन सा मूवमेंट होगा? पेरिस्टाल्सिस। हेल्प कौन करेगा इस मूवमेंट में? तो बोलोगे सिलिया। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है या इसी को हम सिलेरी मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलिया इसकी हेल्प करता है। और जब ये यहाँ से मूव करता आगे की तरफ जाता है, तो जैसे ही ये इस जंक्शन पर आता है तो जंक्शन क्या होता है? वाइडर होता है। अंदर की जो कैविटी होती है वो क्या होती है? वाइडर होती है। और उसकी वजह से जो हमारा ओवम है, ये वोम आकर के यहाँ इस कैविटी में रुक जाता है। आया और आने के बाद इस कैविटी में क्या हुआ? रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि अब यहाँ पर स्पेस वाइडर है। अंदर की कैविटी, अंदर का स्पेस क्या है? ज़्यादा है, और ओवम का साइज उस कैविटी के कंपैरिजन में क्या है? छोटा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। ये दूसरा साइड है जो आपका सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ आता है। इस दूसरे साइड से क्या आएगा? इस दूसरे साइड से आपका आएगा स्पर्म, और ये स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा? ये जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो फ्यूजन के बाद जो एक कॉमन स्ट्रक्चर बनेगा, इस कॉमन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? इसको हम बोलते हैं जाइगोट। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ये प्रोसेस होता कैसे, ठीक है? ये प्रोसेस आपका होता कैसे है और कहाँ पर आपका ओवम रिलीज होता है और कहाँ पर फ्यूजन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो बोलोगे फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ओवुलेशन के बाद जो हमारा ओवम होता है, वो ओवम आकर के उस जंक्शन में क्या होता है? रुकता है। और फिर आपका जब ओवम के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो होता है वो आपका स्पर्म जाता है, तब फ्यूजन होता है। दूसरी एक चीज हमसे कहा किया जाता है कि हर जो इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म का इजेकुलेशन पेनिस के थ्रू और फिर उसका ट्रांसफर हो जाना कहाँ पर? सर्वाइकल कैनाल के थ्रू यूट्रस के अंदर। इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं कि स्पर्म मेल बॉडी से निकल के फीमेल बॉडी के यूट्रस में पहुंच जाए, उसको इंसेमिनेशन बुलाता है। कहता है कि जब ओवम रिलीज हो, तुरंत आपका स्पर्म आए और दोनों का फ्यूजन हो जाए, तभी जाइगोट बनता है, ठीक है? साइमल्टेनियसली रिलीज होना चाहिए दोनों, क्या क्या? ओवम और स्पर्म, क्योंकि इनकी विएबिलिटी 72 घंटे होती है। मान लीजिए आपका यहाँ पर स्पर्म आ गया और ओवम नहीं है, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या आपका ओवम आ गया स्पर्म नहीं आ रहा है, तब भी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओवम जब आपका एक बार आ जाता है तो 72 घंटे तक उसकी विएबिलिटी होती है। 72 घंटे बाद अगर आपका स्पर्म आएगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि तब तक ओवम आपका डीजनरेट होना शुरू हो गया होगा। दूसरी चीज हमसे कहा गया जाता है कि आपका जो ओवम होता है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो सबसे पहले क्या पाया जाएगा? सबसे पहले पाया जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद आपका क्या होगा? अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद आपका होगा कोरोना रेडिएटा। इसके ऊपर भी आपके इस तरीके से कवरिंग प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये इसको आउटर वाले को आप कोरोना रेडिएटा बोलोगे, इनर वाले को क्या बोलोगे? जोना पेलुसिडा। क्या बोलोगे? जोना पेलुसिडा। तो 3 लेयर आपके पास हो गई। यहां पर क्या है आपके पास? 3 लेयर है। सबसे इनर लेयर क्या बोलोगे? सबसे इनर लेयर को बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलोगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो सेकेंड लेयर होती है, क्या बोलोगे? जोनो पेलुसिडा। और सबसे आउटर जो लेयर पाई जाएगी उसको क्या बोलोगे? कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसको बोलते हैं प्रीविटलाइन। प्रीविटलाइन स्पेस, ठीक है? नॉर्मली कहता है क्या है कि जब कोई स्पर्म फ्यूजन के लिए आएगा तो स्पर्म का जो हेड रीजन होता है,
उसमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोसोम्स। और इन एक्रोसोम्स में एक एंजाइम भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। कहता है अच्छा अंदर क्या होगा, अंदर इस ओवम का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब जरा देखिए कहता है क्या है कि जब स्पर्म का हेड आ करके आपका जोना पेलुसिडा लेयर से टकराता है तो क्या करता है कि एक्रोसोम के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, ये लाइसोजाइम एंजाइम जोना पेलुसिडा लेयर पर आ जाते हैं। और जैसे ही लाइसोजाइम का कांटेक्ट होता है जोना पेलुसिडा लेयर से, तो ये मेम्ब्रेन में चेंज क्रिएट करता है, मेम्ब्रेन में चेंज क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं चेंज इन मेम्ब्रेन, या बोलते हैं इंड्यूस कर देता है मेम्ब्रेन को। और उसमें एक पोर क्रिएट होता है जिसके थ्रू जो स्पर्म का हेड होता है वो ओवम के अंदर या ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर करता है। और दूसरा, उस चेंज की वजह से जो एडिशनल स्पर्म होते हैं वो ओवम के अंदर इंटर नहीं कर पाते। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब कोई स्पर्म आता है तो सबसे पहले किससे टकराएगा, जोना पेलुसिडा लेयर से। जोना पेलुसिडा लेयर को क्या देगा, लाइसोजाइम, जो कि उसके एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट था। जैसे ही लाइसोजाइम जोना पेलुसिडा लेयर को मिलता है, ये मेम्ब्रेन में क्या करता है, चेंज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से स्पर्म का जो हेड होता है वो ओवम के अंदर इंटर कर पाता है, टेल बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। और साथ साथ ये चेंज ऐसा होता है कि जो एडिशनल मेम्ब्रेन होते हैं वो मेम्ब्रेन उसके अंदर इंटर नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक से ज़्यादा फ्यूजन जो स्पर्म का होता है वो ओवम के साथ क्यों नहीं होगा, तो बोलोगे कि जो एक स्पर्म सबसे पहले आकर के जोना पेलुसिडा लेयर से टकराएगा वो अपना लाइसोजाइम जोना पेलुसिडा को ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में चेंज क्रिएट होगा और वो स्पर्म इंटर कर जाएगा, बाकी एडिशनल स्पर्म की एंट्री को क्या कर देगा, रोक देगा। अब जरा देखिए, ये तो हमने फर्टिलाइजेशन की बात कर ली कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, क्यों एक ही स्पर्म जाता है। नॉर्मली अगर हम स्पर्म की बात करें तो एक एजुकेशन में जो 100% स्पर्म होते हैं, उस 100% इजेकुलेशन स्पर्म में 40% तो आपके तुरंत डिजेनरेट कर जाते हैं, 60% ट्रांसपोर्ट करना शुरू करते हैं सर्वाइकल कैनाल से आपके इस एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक, लेकिन सारे के सारे स्पर्म नहीं पहुंच पाते, कुछ पहुंचते हैं, ठीक है ना। और उसमें भी जो सबसे पहले पहुंचेगा वही आपका ओवम के अंदर इंटर करेगा। और कौन पहले पहुंचेगा ये स्पर्म के स्ट्रक्चर और उसके मूवमेंट पर डिपेंड करता है। अब जरा देखिए, हमारे पास यहाँ पर इस रीजन में क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट था ओवम। क्या प्रेजेंट था, ओवम। इधर से क्या आया, इधर से आपका आया स्पर्म, दोनों का फ्यूजन हुआ। तो फ्यूजन के बाद जो कॉमन स्ट्रक्चर बना, इस कॉमन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। अब हमसे कहता क्या है कि ये जो जाइगोट है, जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बना है, इसको हमने क्या बोला, इसको बोला जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्लीवेजिक डिवीजन स्टार्ट होता है और ये एक सेल से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 सेल। टू सेल स्टेज, फर्स्ट क्लीवेजिक स्टेज है। फिर 2 सेल से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 4 सेल में। फिर 4 सेल से ये कन्वर्ट होगा किसमें, 8 सेल में। और याद रखिएगा ये जो डिवीजन होता है इसमें 24 आवर लगते हैं। एक दिन में आपका जो क्लीवेज होता है वो एक बार डिवाइड करता है। एक दिन में 24 घंटे में क्या होता है, जो क्लीवेज होता है वो 24 घंटे में केवल एक बार डिवाइड करता है। एक दिन में एक बार डिवीजन इसमें होगा। कहता क्या है, क्लीवेज का जो 8 सेल से 16 सेल तक का स्टेज होता है इसको बोलते हैं मारूला। क्या बोलोगे, मारूला। 16 से 32 क्या बोलोगे, ब्लास्टुला। और मोर देन 32 अगर हो गए तो उसको क्या बोलोगे, गैस्ट्रुला। ये 3 स्टेजेस होती हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। और कहता है कि इस जंक्शन से लेकर के कैविटी तक के बीच का जो रीजन होता है, यहाँ पर आपका 16 सेल तक स्टेज डेवलपमेंट होता है। 16 सेल स्टेज मतलब
जाइगोट बना, फिर जाइगोट डिवाइड करके क्या करेगा, 2 सेल बनाएगा, फिर 2 सेल से आपका क्या होगा, 4 सेल बनेगा, फिर 4 सेल से क्या होगा आपका, यहाँ इस रीजन में आपके 8 सेल बनेंगे, ठीक है। और 16 सेल तक जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। मतलब ये जो आपका मारुला स्टेज होता है ये कहाँ होगा, ये होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन जैसे ही वो 16 से 32 में ट्रांसफर होता है ये तुरंत कहाँ जाता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर। ये कहाँ आ जाएगा, यूट्रस के अंदर। जरा देखिए, इसको बना डालिए, इसको बना डालिए। हमसे कहता क्या है कि जैसे ही ये 32 सेल स्टेज में आता है तो फिर देखिए क्या होता है, 32 सेल स्टेज में जो अंदर आपके ब्लास्टोमियर होते हैं, जो सेल यहाँ पर क्लीवेजिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं, उन सेल को हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर 32 सेल स्टेज में डेवलप होता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसाइट। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्लास्टोसाइट। इसमें जो ब्लास्टोमियर होते हैं, ब्लास्टोमियर किसको बोलते हो, क्लीवेज के अंदर जो सेल होते हैं उनको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो कहते हैं जो लार्ज ब्लास्टोमियर होते हैं, जिनका साइज बड़ा होता है, वो बाहर एक लेयर में अरेंज होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोसाइट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोसाइट्स। और जो छोटे ब्लास्टोमियर होते हैं वो एक साइड में इस तरीके से कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी ये फिगर बना होगा। और इस कंडेंस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। और पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, ब्लास्टोसाइट्स। ये 32 सेल स्टेज है। और कहता क्या है कि ये जो ब्लास्टोसाइट होता है, ये ब्लास्टोसाइट आकर के हमारा इस इंडोमेट्रियम से क्या होगा, अटैच होगा। इस इंडोमेट्रियम से क्या होगा, अटैच होगा। और कहता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स विद इंडोमेट्रियम। और उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। नोट कर डालिए इसको। एक बार मैं फिर से इसको बोलता हूं, आप फिर से इसको देख लो। मैंने बोला जब आपका क्लीवेज, आपका जो ब्लास्टोसाइट स्ट्रक्चर था, जब ये 32 सेल स्टेज में आया तो इसमें जो बड़े ब्लास्टोमियर थे वो आउटर एक रिंग में अरेंज हो गए, जिसको हमने ट्रोफोसाइट बोला। इसको हमने क्या बोला, ट्रोफोसाइट, ठीक है। और जो इनर छोटे सेल थे उनको क्या बोला, इनर सेल मास बोला। कहता है ब्लास्टोसाइट का एंडोमेट्रियम से जो अटैचमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और बाद में हमसे कहा क्या जाता है कि ये जो आपका ट्रोफोसाइट है, मैं इधर बना देता हूं, ये जो आपका ट्रोफोसाइट है, इस ट्रोफोसाइट में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होता है जिसको बोलते हैं क्रोनिक विलाई। और यही आपका क्रोनिक विलाई प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इस तरीके से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होता है, इसको बोलते हैं क्रोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई। और ये क्रोनिक विलाई जो होता है वो आपका किससे डेवलप होता है, वो डेवलप होता है आपका ट्रोफोसाइट से। किससे डेवलप होता है, ट्रोफोसाइट से। और अंदर आपका क्या होगा, अंदर का ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोलोगे, इस रीजन को हम बोलेंगे इनर सेल मास। ये जो रीजन है यहाँ पर आपके छोटे ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होते हैं और इसको क्या बोलोगे आप, इनर सेल मास। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इतना ही है, इसके आगे भी स्ट्रक्चर है लेकिन आपके एनसीईआरटी में इतना ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिया गया है।
ठीक है तो यहाँ तक, लेकिन एक स्टेप मैंने आगे बता दिया कि यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होता है जिसको क्रोनिक विलाई बोलते हैं। यही क्रोनिक विलाई आपका वहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ करके फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर पूछेगा तो कहाँ बोलोगे? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। ओवा का मूवमेंट कैसा होता है? तो सिलरी मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। साइमल्टेनियसली जब ओवा और स्पर्म रिलीज होते हैं तो इनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल में कन्वर्ट होता है। जब वो ब्लास्टोसाइट स्टेज में आता है तो आकर के यूट्राइन कैविटी के अंदर इंडोमेट्रियम से जुड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपका ब्लास्टोसाइट यहाँ पर कैविटी के अंदर ना जुड़ करके, ना अटैच होकर के गलती से अगर फैलोपियन ट्यूब में अटैच हो जाए, गलती से कहाँ पर अटैच हो जाए? इस फैलोपियन ट्यूब में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो आपका प्रेगनेंसी होती है वो दोनों के लिए हार्मफुल होती है, एम्ब्रियो के लिए भी और मदर के लिए भी। क्या मैंने आपको बोला? नॉर्मली ब्लास्टोसाइट का अटैचमेंट कहाँ होता है? यूट्राइन कैविटी में। अगर यूट्राइन कैविटी में अटैचमेंट ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में हो जाए तो यहाँ पर हम इसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इस प्रेगनेंसी में अगर एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर डेवलप करेगा तो फैलोपियन ट्यूब रैप्चर हो जाएगा और मदर और एम्ब्रियो दोनों की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम एबॉर्शन करवा देते हैं ताकि जो एम्ब्रियो है वो वहाँ पर डेवलप ना कर पाए और फीमेल सेफ रहे। इसके आगे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जितना बताया इतना नोट कर डालिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो पूछ डालिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।